हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस या एकलव्य विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं और आदिकाल चल रहा है। आदिकाल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई की रचना है। ये इसके लिए एक प्रॉपर क्लास इसलिए है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और इनके जो रचनाकार हैं चंद्र बरदाई, उनको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये प्रथम जो है रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो इसके पहले मैं जो क्लास लाता था उसमें लगातार लिखता था तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता था। इसके लिए मैं एक सलूशन लाया हूं कि खुद मैं नोट्स बना ले रहा हूं पहले, और उसके बाद आपको समझाते हुए, याद कराते हुए चल रहा हूं। आप इसको पहले की तरह ही अपने नोटबुक में नोट करिएगा ताकि आप भविष्य में उसको रिवीजन करें तो आसानी से रिवीजन हो जाए। ठीक ना। तो एकलव्य विद्यालय का फॉर्म पढ़ रहा है, आप लोग डाल दीजिए उसको। उसका पूरा का पूरा क्लास चलेगा, क्योंकि मैं बता जैसे कि काफ़ी समय लग रहा था, अब इस तरह से थोड़ा कम समय लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट आपको दे पाऊंगा, वीडियो दे पाऊंगा। तो आज आइए शुरू करते हैं पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई की रचना है, राजसु साहित्य के अंतर्गत ही आएगा और प्रमुख रचना और उसके रचनाकारों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्र बरदाई की रचना है। विभिन्न एग्जामों में हजारों बार पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है, क्योंकि प्रमुख इसलिए हो जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ये मतलब कौन? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई क्या माने जाते हैं? प्रथम महाकवि माने जाते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज रासो जो है, मतलब चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसके लिए और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अब आगे चलते हैं कि विभिन्न जो विद्वान हुए उन्होंने क्या मत दिया चंद्र बरदाई के रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में। यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की एक फोटो लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, छवि बना सकते हैं, ऐसा मिला है, वर्णन आया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को माना जाता है। जो मिश्र बंधु हैं ये प्रथम महाकवि किसे मानते हैं? चंद्र बरदाई को मानते हैं। मिश्र बंधु किसको मानते हैं? चंद्र बरदाई को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसका जो आधार है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य ही है। ठीक है ना। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया। मिश्र बंधु 3 भाई हुए और तीनों ने लिखा उसको। बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। जो पृथ्वीराज रासो है यह एक क्या है? राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में कहें कि राजनीति महाकाव्य की त्रासदी है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरे शब्दों में क्या कहें? यह राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी है। किसके बारे में बात हो रही है? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो को किसने राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा? तो आप बताएंगे डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और उन्होंने एक पुस्तक उसी को फिर से लिखा, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, दूसरा हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास लिखा है उन्होंने। उसके बाद चलते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं माना कि रासो इतिहास नहीं। रासो एक काव्यात्मक इतिहास ही है, महाकाव्य है, इतिहास ही है। अगर मान लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, यह एक काव्य ग्रंथ है, लेकिन काव्य ग्रंथ में क्या होता है? काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं का जिक्र किया जाता है, बिना किसी बड़े प्रयोजन के सत्य घटनाओं में उलटफेर नहीं किया जाता। लेकिन रासो साहित्य में क्या है? ऐसा नहीं है।
यह माना कि एक पूरा ग्रंथ क्या है, जाली है। यह कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक बार कथन को हूबहू देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मानो कि रासो साहित्य नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता, यह पूरा ग्रंथ जाली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, एक चीज और बता दें, जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए, ये रसायन से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं ये रासक से मानते हैं। किससे मानते हैं, रासक से मानते हैं। क्लियर। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, इस कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। इतिहास की दृष्टि से नहीं, किसके दृष्टि से होनी चाहिए, काव्य की दृष्टि से। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और ये कहते हैं कि इसकी रचना क्या है, शुक की है। ये कथन पूछा जा चुका है, इसकी रचना जो है क्या है, शुक की है। किसकी रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर महोदय ने 1875 में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय, जयानक की रचना है क्या, पृथ्वीराज विजय, इसको आधार मानकर डॉक्टर बूलर महोदय 1875 में क्या कहते हैं, इसके आधार, यह एक संस्कृत ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, इसको आधार मानकर डॉक्टर बूलर महोदय कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है यह प्रमाणिक नहीं है, क्या है, अप्रमाणिक है। तो आपसे पूछेगा सीधा कि सबसे पहले किसने इसको अप्रमाणिक माना, ठीक है। तो डॉक्टर बूलर महोदय ने, किस आधार पे, तो पृथ्वीराज विजय के आधार पे, और वह किसकी रचना है, जयानक की रचना, ठीक ना। तो अप्रमाणिक माना सबसे पहले। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, अब देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी आया तो इन्होंने रासो को क्या कहा है, पिछली क्लास में हमने इसका जिक्र कर लिया है। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति या रास शब्द की उत्पत्ति जो माना है वह माना है रासऊ से। किससे माना है, रासऊ से माना है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाने की संभावना है। रासऊ से माना है, क्लियर। पृथ्वीराज रासो के बिखरे रूपों को, मतलब पृथ्वीराज रासो छोटे छोटे खंडों में अगर इधर उधर पाया गया तो उसको सबसे पहले मतलब किसने संकलित किया, चारों तरफ से अगर छोटा छोटा अगर पाया गया भाग तो उसको संकलित एक जगह सबसे पहले किसने किया, तो किया है सबसे पहले सबसे पहले उसका संकलन किसने किया है, तो चंद्र सिंह ने किया है। और चंद्र सिंह ने जो किया है उसको कहा गया लघु संकरण, मतलब जो पृथ्वीराज रासो बिखरा पड़ा था इधर उधर, उसको सबसे पहले जो संकलित किया एक जगह किया वो चंद्र सिंह ने किया। और चंद्र सिंह ने जो संग्रह किया, संकलन किया, उसको कहा गया लघु संकलन, लघु संकरण। अब लघु कहा गया तो बृहद की बात आएगी ही आएगी। अब इसके बाद बृहद संकरण का संकलन किसने किया, कक्का कवि ने। लघु संकलन किसने, चंद्र सिंह ने, और बृहद संकलन कक्का कवि ने किया, क्लियर। अब आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है लगभग 2500 पृष्ठों का है, 2500 पृष्ठों का एक महाकाव्य है। कौन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना है। और हम लोग जो पुस्तक अभी पढ़ना चाहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और वो उनका हो गया डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऐसे ही पढ़ना है तो वो 2500 पेज का शायद कोई पुस्तक अभी तो हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है जो हिंदी साहित्य में है, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र का भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 पृष्ठों का है ये। अब 2500 पृष्ठों का है तो इसमें पाठ तो होंगे ना, और पाठ को इसमें समय कहा गया है। जो सर्ग है, पाठ है, उसको क्या कहा गया है, समय कहा गया है। और इसमें 69 समयों का जिक्र है। कितने समयों का जिक्र है, 69 समयों का जिक्र है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं, तो एक एक पंक्ति को स्किप नहीं करना है आपको, किसी भी पंक्ति को स्किप नहीं करना है, सारे के सारे चीजों को आत्मसात करना है।
क्योंकि एग्जाम में अगर सफलता लेनी है तो ये करना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि छोटा कंटेंट लेकर पढ़ लें तो छोटा कंटेंट लेकर पढ़ेंगे तो एग्जाम में सोच लीजिए क्या हाल होने वाला है। तो 2500 पृष्ठों का ये ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भैया? पृथ्वीराज रासो। और जिसमें कुल कितने पाठ हैं, सर्ग हैं, समय है तो 69 समय है। 69 समयों में जो कुछ इंपॉर्टेंट भी होंगे, 69 जो समय है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी होंगे, जैसे जो एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। सबको पढ़ना उचित तो है नहीं यहाँ पे, तो जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका जिक्र यहाँ पर करेंगे हम लोग आगे। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर आप कह सकते हैं कि इसमें किस भाषा का, हिंदी तो है ही, हिंदी में बता रहे हैं हम, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं कि इस पर मेरे वाले हिंदी में किस बोली का ज़्यादा प्रभाव है, भोजपुरी का प्रभाव है या फिर अवधी का ज़्यादा प्रभाव है। इसका आप मतलब आप अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह सकते हैं। कोई भोजपुरी का कह सकता है, कोई अवधी का कह सकता है, कोई कहेगा कि शुद्ध खड़ी बोली बोल रहे हैं हम, ठीक ना। अलग अलग मत आप लोगों का हो सकता है। उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो जो हुआ, पृथ्वीराज रासो के भाषा को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं और उन मतों को एग्जाम में पूछता है, उन मतों को भी हम देखेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार, जो डॉक्टर श्याम सुंदर हैं इनके अनुसार रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। जो श्याम सुंदर हुए उन्होंने क्या कहा कि जो रासो प्राचीन साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ। किस भाषा का? पिंगल भाषा का। और डिंगल पिंगल भाषा के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, और बताया था डिंगल जो डिंगल भाषा है इसका प्रयोग अधिकतम युद्धों में हुआ है। युद्धों का वर्णन जहाँ पे हुआ वहाँ पे डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ, और जहाँ पर प्रेम भक्ति श्रृंगारिक रस का जिक्र जहाँ पे हुआ वहाँ पर पिंगल भाषा का हुआ। डिंगल युद्ध में, प्रेम श्रृंगार ये पिंगल। डिंगल युद्ध में और प्रेम श्रृंगार पिंगल। क्लियर? अब मान लो प्रेम से पी से प्रेम, पी से पिंगल। क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे श्याम सुंदर दास किस मतलब कौन सी भाषा मानते हैं? ये कहते हैं कि पिंगल भाषा में है। किस भाषा में? पिंगल भाषा में। कौन? पृथ्वीराज रासो। मुनि जिन विजय पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या मानते हैं? अपभ्रंश मानते हैं। कौन मानता है? मुनि जिन विजय पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश की भाषा मानते हैं। अपभ्रंश कहाँ से आया? हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? तो प्राकृत से हुआ। प्राकृत का विकास किससे हुआ है? पाली से हुआ। पाली का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ। अर्थात हिंदी का विकास जो है संस्कृत से हुआ। सबसे पहले संस्कृत आएगा। यहाँ पे मैं लिखूं, चलो लिखता हूं। सबसे पहले ये श्रृंखला पूछा जा चुका है संस्कृत, उसके बाद क्या आएगा? संस्कृत के बाद पाली। अब देखो जो पाली है ना, ये महात्मा बुद्ध जो अपना उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। पाली के बाद आ गया प्राकृत आ गया। अब प्राकृत में कौन दिया? महावीर जी दिए। स्वामी महावीर जी जो जैन संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने अपना उपदेश दिया किस भाषा में? पाली। उसके बाद विकसित होने के बाद क्या आया? अपभ्रंश आया। क्या आया? अपभ्रंश आया। और अपभ्रंश में ही चलता है अवहट्ट, कुछ समय तक चलता है, इसी का मिक्स रूप है। उसके बाद इसी को अपभ्रंश को किसी ने जैसे पुरानी हिंदी कह दिया, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कह दिया अपभ्रंश को। और उसके बाद अपभ्रंश से क्या होता है? हिंदी का विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी का विकास किससे हुआ? सौरसैनी अपभ्रंश से। तो सौरसैनी का है अपभ्रंश में एक प्रकार है। यहाँ तक स्पष्ट होगा? तो मुनि जिन विजय ने किसको पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या माना है? तो अपभ्रंश माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? तो ये बताते हैं कि जो युद्धों का प्रसंग हुआ है पृथ्वीराज रासो में, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। और जहां पर प्रेम का जिक्र हुआ है वहां पर पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। ये किसके अनुसार है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा उनका कथन देख लेते हैं। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है। ठीक है, युद्धों के प्रसंगों में जो पृथ्वीराज रासो की भाषा है वो किसका रूप धारण करती है? तो ये डिंगल का रूप धारण करती है। किंतु
विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंग में वह प्रधान रूप से पिंगल बनी रहती है। ठीक है, जब प्रेम और प्रसंग श्रृंगारी की बात कर रहा है वहां पर भाषा इसकी पिंगल हो जाती है। मतलब डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, और ये डिंगल पिंगल किसके अंतर्गत आएंगे? अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगे, दोनों बोलियां या भाषाएं जो भी कहिए। अब वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया है। किस अपभ्रंश में लिखा है? सौरसेनी अपभ्रंश में तो लिखा है ना, सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा है, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी। यहाँ पे मिन लिखा हुआ है, इसको भिन्न कर लीजिए। जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी, मतलब आगे विकसित हो गया, हिंदी की तरफ आने लगा। तो मूल रूप से सौरसेनी है, और जहां पे युद्ध का जिक्र होगा है वहां पर डिंगल का, जहां पर प्रेम का जिक्र होगा वहां पर पिंगल। ये कौन कहता है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की कटौती पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, यदि भाषा की कसौटी पर ग्रंथ को कसते हैं या रिमांड पे लेते हैं ऐसे कह लीजिए, तो और भी निराश होना पड़ेगा, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। इसकी भाषा कब ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरह से है। तो ये अगर भाषा की कसौटी पर ग्रंथ को कसते हैं तो निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकाने हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। यदि वीडियो पसंद आए तो थोड़ा हिंदी नाथ को सब्सक्राइब करिए, हमारा भी उत्साह वर्धन होगा। छप्पय जो है चंद्रवरदाई का प्रिय छंद है। अब पूछेगा चंद्रवरदाई का प्रिय छंद कौन सा है, तो कहेंगे छप्पय। छप्पय एक प्रकार का क्या है? छंद है, जिसमें 6 चरण होते हैं। नामवर सिंह ने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा है। नामवर सिंह जी क्या कहते हैं? चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहते हैं। कौन? नामवर सिंह। और चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो में मुख्य छंद कौन कौन छंद है? कवित यानी कि छप्पय छंद है, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है और आर्या। इन छंदों का जिक्र हुआ है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। ये कौन कहता है? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। अब देखिए डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं? यह पृथ्वीराज रासो घटना कोश है, घटनाओं के क्रमों का विस्तृत जिक्र है। इसमें हर समय घटना ही है, जो 69 सर्ग हैं इसमें घटनाएं ही घटनाएं हैं। तो यह घटना कोश किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। अब देखिए दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहद महाभारत कहा। देखिए किसी ने महाभारत कहा, किसी ने घटना कोश कहा, किसी ने छंदों का राजा कहा। तो अलग अलग है, अपना अपना दृष्टिकोण है। चूंकि ये विद्वान है, लिख कर चले गए हैं, तो पढ़ना हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। बाकी आप पढ़ते रहिए। तो दशरथ शर्मा ने क्या कहा? पृथ्वीराज रासो को बृहद छोटा मोटा महाभारत में बृहद महाभारत कहा, क्योंकि 2500 पृष्ठों का है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम 1865 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ ये। और इसको किया किसने? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। वहां के तत्कालिक कलेक्टर जो थे, फर्रुखाबाद के तत्कालिक उस समय के कलेक्टर, यानी कि 1865 के जो कलेक्टर थे, चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया? चार्ल्स इलियट ने। कब प्रकाशित करवाया? 1865 में। ये वो क्या थे? कलेक्टर थे। कहाँ के थे? फर्रुखाबाद, और जो उत्तर प्रदेश में है। पृथ्वीराज रासो का एक समय सर्ग कहलाता है, कैमास वध है। एक सर्ग जो 69 सर्गों में एक सर्ग है, वह कैमास वध भी है। यहाँ पे एक हजारी प्रसाद द्विवेदी संपादक नामवर सिंह जी भी हैं। पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त संपादन हुआ है। नहीं, पृथ्वीराज रासो का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये उनके द्वारा है, उनका दृष्टिकोण है इसमें। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, मतलब ये प्रामाणिक है। अभी देखिए ये कई लोग कहते हैं प्रामाणिक है, कई लोग इसको मानते हैं कि सही है, कई लोग अप्रामाणिक मानते हैं कि इधर उधर से सब
कहानियां बनाकर इसमें जिक्र कर दिया गया है। कई लोग अर्ध प्रमाणिक मानते हैं कि कुछ इसमें घटनाएं प्रमाणिक हैं और कुछ घटनाएं अप्रमाणिक हैं। तो उसको देख लेते हैं कि कौन इसमें प्रमाणिक मानेगा और कौन अप्रमाणिक मानेगा। क्लियर? तो देखो, प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं? प्रमाणिक मानने वाले मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, ये सब क्या मानते हैं? ये सब मानते हैं कि यह प्रमाणिक है। यह मतलब पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है। श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मोहनलाल और विष्णुलाल पांड्या, ये सब क्या मानते हैं? इसको प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले कौन है? अप्रमाणिक जो मानते हैं डॉक्टर वूलर, जिन्होंने 1865 में इसका संपादन किया, और रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर वूलर, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सब क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। क्लियर? ये सब क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। किसको मानते हैं? तो पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ घटनाएं प्रमाणिक भी हैं और कुछ घटनाएं अप्रमाणिक भी हैं, तो उनको देखेंगे हम लोग। जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, ये क्या मानते हैं कि इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो। अब आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वीराज रासो के चर्चित समय जो है हम लोगों ने कितना पढ़ा कि 69 सर्ग है। कितना सर्ग है भैया? 69 सर्ग के बारे में पढ़ा। किसके 69 सर्ग के बारे में पढ़ा हमने? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में। और उसी में से एक यहाँ पर जिक्र हुआ है कि कैमास वध भी जो है उसमें एक सर्ग है, समय है, पाठ है, लेसन है, भाग है। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे तो एक ही कहानी पे तो लिख नहीं जाएगा, कई कई घटनाओं का जिक्र है। ये युद्ध इस समय हुआ, ये वाला युद्ध इस समय, इतना तो आप समझते हैं। पृथ्वीराज रासो के चर्चित समय या सर्ग। प्रथम सर्ग जो है आदि पर्व के नाम से जाना जाता है। प्रथम सर्ग आदि पर्व, ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तृतीय समय जो है दिल्ली किला, ये दिल्ली किली है, दिल्ली किला या दिल्ली किली। जो प्रथम सर्ग क्या है? दिल्ली। तृतीय सर्ग, प्रथम सर्ग आदि पर्व है और तीसरा दिल्ली किली। चतुर्थ सर्ग है लोहानो अजानु बाम। चतुर्थ में क्या है? लोहानो अजानु बाम। और 32वें सर्ग में क्या है? करहरा युद्ध, काहेरो युद्ध अभ्यास, ये है करहरा युद्ध। पृथ्वीराज रासो के किस सर्ग में जिक्र हुआ है करहरा युद्ध का? तो आप कहेंगे 32वां समय या सर्ग में। 33वां समय इंद्रावती का ब्याह प्रस्ताव है। 33वां समय क्या है? इंद्रावती का ब्याह प्रस्ताव है। और 43वां समय कैमास युद्ध है। 43वां समय क्या है? कैमास युद्ध है। और 57वां समय जो है कैमास वध है। कैमास वध जो है कौन से समय में हुआ है? किस सर्ग में, किस लेसन में हुआ है? तो 57वां में। 69वां समय क्या है? महोबा युद्ध प्रस्ताव। महोबा युद्ध प्रस्ताव किसमें है? महोबा युद्ध प्रस्ताव किसमें है? 69वां में। पृथ्वीराज रासो को तो 69वां समय क्या था? 69वां समय महोबा युद्ध प्रस्ताव। महोबा युद्ध प्रस्ताव। पृथ्वीराज रासो को समय सर्ग में विभाजित किया गया है। ये पहले हम लोग बता चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं। समय में विभाजित किया गया है और समयों की संख्या कितनी है? 69। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद ये पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो इससे बाहर नहीं आएगा। आप निश्चिंत होकर इसको आराम से तैयार कर लीजिए और इससे बाहर क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो के बारे में बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर। अब विशल देव रासो, क्योंकि रासो साहित्य का कुछ प्रमुख ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं,
विसल देव रासो जो है किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल की। और रचनाकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका रचना 1212 में हुआ। 1212 में रचना हुआ है किसका? विसल देव रासो का। अब 1212 जो है संवत में है। संवत को सन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 57 वर्ष इसमें से क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब जब 57 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 1155। 1155 में इसका क्या हो? 1155 ईस्वी हो गया। 1155 ईस्वी में इसका रचना हुआ, यानी कि विसल देव रासो का, जिसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी व मोतीलाल मुनारिया जी के अनुसार 1545 और 1560 ईस्वी के बीच इसकी रचना मानी जाती है। किसकी? विसल देव रासो की। नरपति नाल इसके रचनाकार हैं। रामकुमार वर्मा कब मानते हैं? 1058 मानते हैं, यानी कि 1001 में इसका रचना मानते हैं ईस्वी में। 57 वर्ष घटा देंगे तो। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1220 में। अब मिश्र बंधुओं की जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, उसी को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इससे और उनके वाले समय से काफी मैच करेगा। देखिए 1212 वो कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 1220 कौन कहा है? मिश्र बंधु। ठीक ना? तो समय को अगर माने तो अब रामचंद्र शुक्ल वाले समय को आपको मानना पड़ेगा 1212 संवत, यानी कि 1155 ईस्वी। अब देखिए इसका जो नायक होता है, नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। और नायिका कौन है? राजमती। विग्रहराज चतुर्थ इसके कौन है? नायक है। नायिका है राजमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव मानते हैं। मतलब जो ये रचना है, महाकाव्य है विसल देव रासो, इसके जो नायक हैं विसल देव ही हैं। ये कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और ये कहते हैं कि विग्रहराज जो विसल देव रासो के नायक हैं वो ये खुद हैं। ये खुद मतलब विसल देव रासो। विसल देव जो होते हैं इसके नायक होते हैं, विग्रहराज के नाम से जो जाने जाते हैं। अब देखिए चर्चित पंक्ति इसमें कौन कौन सी है? चर्चित पंक्ति के बारे में अगर बात कर लिया जाए, किसके बारे में? विसल देव रासो के बारे में। कड़वा बोल न बोलिए नारी। कड़वा बोल न बोलिए नारी, ये किसकी पंक्ति है? ये विसल देव रासो की पंक्ति है। किसकी है? विसल देव रासो की। क्लियर? कड़वा बोल न बोलिए नारी, विसल देव रासो। अस्त्रीम जन्म काई दिघम महेश। अस्त्रीम जन्म काई दिघम महेश, यह भी विसल देव रासो से लिया गया पंक्ति है। आग लाग घर जगीरा, आग लाग घर जरीगा, अति सुख कीन, और आजड़ी काई नसीर जी करतार, ये चारों पंक्तियां विसल देव रासो की। इसको याद कैसे करेंगे? कड़वा बोल न बोलिए नारी, ये तो याद हो जाएगा। अस्त्रीम जन्म काई दिगम महेश, ये भी याद करिए। आग लाग घर जरीगा, अति सुख कीन, और आजड़ी काई नसीर जी करता। एक चीज और बताएं, अगर विसल देव आगे जब बहुत ज्यादा रचनाएं आप लोग पढ़ने लगेंगे, आधुनिक काल में जाएंगे, वहां पर रचनाएं पढ़ने इतनी ज्यादा रचनाएं हो जाएंगी कि आपको कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस बढ़िया से नहीं करते हैं तो ये कन्फ्यूजन में डालेगा आपको। लेकिन हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना कहीं नहीं मिलेगा, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। पहले भी जाकर रिकॉर्ड देख लो, लगभग 90 प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं 125 प्रश्नों का एक वीडियो में। एक वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो विसल देव रासो ना, तो यहाँ पे याद कर लो ट्रिक 20 नर। 20 नर, इसका 2 अक्षर पहला और इसका 2 अक्षर पहला, दोनों को जोड़ो 20 नर। विसल देव रासो नरपति नाल। नरपति नाल। अब आचार्य शुक्ल इसे वीर गीत मानते हैं। ये काव्य है, ये विसल देव रासो काव्य है, और यह क्या है? वीर गीत है। ये कौन कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
4 खंडों व लगभग 20,000 चरणों 2,000 चरणों का ग्रंथ है। 4 खंडों में यह विभाजित है और 2,000 चरणों का यह क्या है? ग्रंथ है। कौन? विशल देव रासो। यह एक विरह काव्य है, विरह काव्य है और वीर काव्य है। वीर काव्य किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसमें विरह काव्य है ये। और नरपति नाल इसे स्त्री रसायन मानते हैं। जिन्होंने इसको लिखा है वो कहते हैं कि यह स्त्री रसायन है। स्त्री रसायन कौन मानते हैं? नरपति नाल। और श्रृंगार परक भी है ये और गेय रचना भी है ये। तो इसके बारे में पूछेगा कि कैसा काव्य है। अब पूछ दिया कैसा काव्य नहीं है, तब क्या कहेंगे? तो इसमें वीर भी आएगा, विरह भी आएगा, स्त्री रसायन भी आएगा, श्रृंगार परक भी आएगा, गेय पद भी आएगा। गेय पद के बारे में मैं बता दूं, जो साखी शब्द रमैनी, शब्द और रमैनी है ना, शब्द और रमैनी कबीरदास द्वारा जो रचित है वो गेय रचना है। गेय रचना भक्ति काल में काफी रचा गया है, तो वो क्या है? गेय रचना है। यहाँ पे गेय रचना कौन है? शब्द और रमैनी जो कबीर का है, ये भी क्या है? गेय रचना है, ये दोनों। तो ये गेय रचना है। तो आज के लिए ये विशल देव रासो और चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो हम लोगों ने कवर किया। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा सा उत्साहवर्धन करेंगे तो और मेहनत करेंगे। कई क्लास एक दिन में लाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।